नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का परीक्षा आइडिया किस्मत पे। कल हम लोगों ने कुछ एक बातें की थी जिसमें हमारी बात जो हुई थी वो मराठा और राज्य संघ को लेकर था कि आखिर मराठा या जो राज्य संघ है वो किस तरीके का दिखाई दे रहा है। फिर मैंने आप लोगों से कुछ एक चीजों को और बताया था। जैसे मैंने कहा था कि शिवाजी ने मराठा मराठा हिंदू पदशाही राज्य की क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है। दूसरी चीज, यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ एक चीजें हमें और भी दिखाई पड़ती हैं। जैसे कल की जो हमारी बात थी वो हमने शिवाजी का आरंभिक परिचय दिया, उनके शुरुआती लड़ाइयों को देखा, फिर अफजल खां से जो संघर्ष हुआ था हम लोगों ने उसको भी समझा था कि अफजल खां से उनका संघर्ष किस तरीके का है। ठीक। दूसरी चीज, हम लोग जब अफजल खां से संघर्ष पढ़ रहे थे तो हमने जाना था कि अफजल खां कौन है, किस राज्य से बिलोंग करता है, तो हमने कहा बीजापुर से। जब मुगलों का भय समाप्त हो गया, कब समाप्त हुआ, तो मैंने कहा जब दक्षिण से औरंगजेब उत्तर की तरफ गया तब बीजापुर का भय समाप्त हुआ कि अब मुगलों का भय नहीं है या औरंगजेब का भय नहीं है। इसी बीच में अफजल खां ने एक योजना बनाई कि वो अपने जो निकटवर्ती जो शत्रु है जिसका नाम शिवाजी है उसको खत्म कर दिया जाए, उसको रास्ते से हटा दिया जाए। इस क्रम में हम देखते हैं कि एक अपना राजदूत कृष्णाजी भास्कर को शिवाजी के पास भेजता है और उससे कहता है कि प्रतापगढ़ के जंगलों में वो मिलना चाहता है और अपने साथ एक दक्कन के सबसे बेहतरीन तलवारबाज सैयद बंदा को भी ले जाता है। लेकिन परिणाम उल्टा होता है। जो राजदूत अफजल खान ने शिवाजी के पास भेजा था जिसका नाम था कृष्णाजी भास्कर, कृष्णाजी भास्कर ने अफजल खां की मंशा से शिवाजी को अवगत करा दिया। शिवाजी सचेत हो गए और उन्होंने अपने शरीर को सुरक्षित किया, साथ ही बगनखा का प्रयोग करके अफजल खां की हत्या कर दी। साथ ही हम पाते हैं कि शिवाजी की तरफ से जो व्यक्ति राजदूत बन के गया अफजल खां के पास, उसका नाम हम कहते हैं कि उसका नाम था गोपीनाथ, यानी कि गोपीनाथ को उन्होंने अपना राजदूत बनाकर भेजा था। फिर हम पाते हैं कि शिवाजी अपने दो अंगरक्षक जीवमहल और शंभूजी कावजी इन दोनों की सहायता से वहां पहुंचते हैं या उसके सम्मुख जाने का प्रयास करते हैं। ठीक। अब 1663 में एक नवीन संघर्ष शुरू होगा जिसे कहते हैं शाइस्ता खां का संघर्ष। किसका? शाइस्ता खां का। ठीक है। शाइस्ता खां का संघर्ष, यानी कि हमने आपसे थोड़ा शाइस्ता खां के बारे में बताया था कि लगभग 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और शिवाजी को खत्म करने का आदेश दिया था। ठीक। अब हम यहाँ पाते हैं कि शाइस्ता खां ने बीजापुर राज्य से मिलकर मराठों के विरुद्ध कुछ युद्धों में सफलता हासिल की थी। साथ ही हम यह भी जाने थे कि कुछ प्रमुख दुर्ग भी शाइस्ता खान ने शिवाजी से छीन लिया था। इस दुर्ग में पूना का दुर्ग, चाकन और कल्याण का दुर्ग था। कौन कौन? पूना, चाकन और कल्याण। चाकन व कल्याण का दुर्ग ये शिवाजी से छीन गया था। किसने छीना था? तो शाइस्ता खान ने। शाइस्ता खान कौन? तो औरंगजेब का मामा। ठीक। उसने यही नहीं किया बल्कि हम यह भी पाते हैं कि कल्याण सहित जो प्रमुख दुर्ग थे जब छिन गए, उसी समय, चूंकि भारत विषमताओं का देश है, यहाँ पे ऋतु भी एक प्रकार की नहीं होती, उसी समय हम पाते हैं कि 1663 ईस्वी में शाइस्ता खान वर्षा ऋतु में पूना में बिताने की योजना बनाता है। 15 अप्रैल 1663 को हम यह देखे या बताए थे कि 15 अप्रैल 1663 को शिवाजी धीरे से पूना में प्रवेश करते हैं रात्रि के समय में और शाइस्ता खान के निवास स्थल पे हमला कर दिया जाता है। तो कहते हैं कि कब हमला किया गया? तो 15 अप्रैल 1663 में रात्रि में शिवाजी पूना में प्रवेश करते हैं। पूना में प्रवेश, और यहीं पर क्या किया जाता है कि शाइस्ता खान के महल पर हमला। शाइस्ता खां, ठीक है, शाइस्ता खां के
महल पर हमला। ठीक है, अब हमला ही नहीं किया गया, वरन हमें यह भी देखने के लिए मिला कि इस हमले में फतेह खां मारा गया, जो शाइस्ता खां का पुत्र था। ठीक, इस हमले में फतेह खां मारा गया। ये कौन था? शाइस्ता खान का पुत्र था, यानी कि औरंगजेब का ये ममेरा भाई था। ठीक, और शाइस्ता खान खुद मामा था। ठीक, और शाइस्ता खान की उंगली शिवाजी ने काट ली, यानी कि शिवाजी इस तरीके से हम देखते हैं कि दक्कन में अपना प्रभुत्व जमाने में कायम रहे, यानी शाइस्ता खां का अंगूठा इसी हमले में काट लिया गया। शिवाजी ने। ठीक, अब बिना अंगूठे का जो शाइस्ता खान था उसकी भारी बेइज्जती हुई, क्योंकि बेइज्जती होना लाजमी है। एक तो परिचय ऐसा कि औरंगजेब का मामा, ऊपर से शिवाजी ने अंगूठा काट लिया, इससे शाइस्ता खान की बदनामी हुई। और हम पाते हैं कि न केवल मुगल वरन दक्षिण भारत के जो इलाके थे वहां भी शिवाजी की प्रतिष्ठा में अपार वृद्धि देखी गई, क्योंकि यह शिवाजी का एक सफल अभियान था और शाइस्ता खान के कृत्यों का एक सही जवाब था, जो कि उनके दुर्ग पूना, चाकन या कल्याण को जो उसने जो हथिया लिया, उसे शिवाजी से छीन लिया, उसका एक बदला था। और हम यह भी जानते हैं कि इस प्रकार यह आक्रमण पूर्ण रूपेण सफल होता हुआ दिखाई दिया और शिवाजी को सम्मान मिला। और हम यह देखते हैं कि सिर्फ सम्मान ही नहीं बल्कि सम्मान और बढ़ता हुआ प्रतीत हुआ। जो चूंकि एक वॉरियर है, एक योद्धा है, और युद्ध के बाद, युद्ध जीतने के बाद एक योद्धा का जो विजय उद्घोष या जो गौरव होता है वो आम जन में और बढ़ जाता है। इस घटना से दक्कन में मुगलों की प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा, क्योंकि शाइस्ता खान मुगलों का नेतृत्व कर रहा था। शाइस्ता खान को वापस बुला लिया गया और औरंगजेब ने अपने पुत्र मुअज्जम को दक्कन का वायसराय बनाकर पुनः वहां पर भेज दिया। ठीक, अब सूरत की एक लूट होती है। जरा इनके विजय क्रम में दूसरी जो यात्रा है उस सूरत की लूट को देखते हैं कि सूरत की लूट कैसी रही। ठीक, या सूरत की लूट का क्या अभिप्राय है। ठीक, शिवाजी को जो सूरत की लूट में करीब 1 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। इस लूट में शिवाजी को 1 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, शिवाजी ने अंग्रेजों और डचों की कोठियां भी यहां थी, तो अंग्रेज और डचों की कोठियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यह ध्यान रखना है, कभी आपसे स्टेटमेंट में पूछ ले कि सूरत में जब शिवाजी ने लूट की या लूट मचाया 8 जनवरी 1664 को, उस समय वहां पर अंग्रेज और डच फैक्ट्रियां थी, उनको भी लूटा? नहीं, कदापि नहीं। यहां पे नकार देना है कि शिवाजी ने कभी भी सूरत में लूट की तो अंग्रेज और डच जो फैक्ट्रियां थी उन्हें सुरक्षित छोड़ा या उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई। तो अंग्रेज तथा डच कोठियों को शिवाजी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। क्योंकि इस समय जो अंग्रेज हो या ये डच हो, ये भूभाग नहीं व्यापार के नारे पे चल रहा था। अभी ये भूभाग की बात नहीं कर रहा है, अभी भूभाग से संबंधित नहीं है। जब ये भूभाग से संबंधित होगा तब भारतीय राजा अंग्रेज या डच या अन्य यूरोपियों के शत्रु बनेंगे। लेकिन जब तक यह सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापारिक हितों की बात करेगा, इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस समय जो सूरत की अंग्रेज कोठी था उसका
जो अध्यक्ष था, कभी पूछता है कि जब शिवाजी ने प्रथम लूट सूरत में की उस समय अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, या प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था जो वहां पे कार्य कर रहा था। तो सर जॉर्ज ऑक्साइडन उस समय सूरत कोठी का अंग्रेज अध्यक्ष सर जॉर्ज ऑक्साइडन क्या है, वहां का अध्यक्ष है। ठीक है, कहां का, सूरत कोठी का। ठीक, शाइस्ता खां के बाद राजा जय सिंह को असीम अधिकारों के साथ दक्षिण का सूबेदार बना दिया गया। यानी पहले तो जैसे अंगूठा कटा तो औरंगजेब ने अपने बड़े पुत्र मुअज्जम को भेजा, ठीक, लेकिन मुअज्जम के तुरंत बाद चूंकि औरंगजेब राजनीतिक चीजों में बहुत ही प्रवीण था, ठीक, तो उसने एक हिंदू के खिलाफ एक हिंदू को भेजना ज्यादा उचित समझा ताकि उसकी योजना पूर्ण रूपेण सफल हो सके। इस क्रम में हम पाते हैं कि औरंगजेब ने अपने सबसे बड़े मनसबदार और मुगलिया हुकूमत के एक बड़े सरदार जयसिंह का चुनाव किया। ठीक, हम देखते हैं या जानते हैं कि राजा जयसिंह को असीम अधिकारों के साथ दक्षिण का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया और कहा गया कि जो ऐसे भी इच्छा हो वैसा कार्य करो, लेकिन शर्त एक होनी चाहिए कि शिवाजी औरंगजेब के सम्मुख होना चाहिए। ठीक, ये बात कही गई औरंगजेब के द्वारा। इस बात को राजा जयसिंह ने पूर्ण रूपेण माना। शिवाजी को चूंकि एक काबिल व्यक्ति है, एक काबिल सिपा सालार था जय सिंह, उसने शिवाजी को मजबूर कर दिया कि वो संधि के लिए बाध्य हो जाए। ठीक, 3 दिनों तक वार्ता के बाद एक संधि की गई और उसका नाम था पुरंदर की संधि। यानी सूरत की लूट के बाद, यानी यहां लिखेंगे इस लूट के बाद दक्षिण का सूबेदार राजा जय सिंह को औरंगजेब द्वारा नियुक्त किया गया। राजा जय सिंह एक अनुभवी सरदार था और शिवाजी को ये बात लग गई कि एक हिंदू के खिलाफ एक हिंदू को रखने की औरंगजेब की एक गहरी साजिश है। ठीक है, इस क्रम में राजा जय सिंह ने अपने काबिलियत का परिचय दिया और एक के बाद एक शिवाजी के किलों को जीतना उसने शुरू कर दिया। शिवाजी को बहुत जल्दी ही राजा जय सिंह ने मजबूर कर दिया कि शिवाजी आत्मसमर्पण करे या संधि के लिए विवश हो जाए। शिवाजी 3 दिनों की वार्ता हुई राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य और पुरंदर की संधि तय की गई। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। देखिए पुरंदर, ये जो शब्द है अपने आप में बड़ा जबरदस्त है। पुरंदर की संधि की गई है और कब की गई? 22 जून 1665। कब? 22 जून 1665। अभी इस संधि की क्या खास बात है, जरा हम उसको समझेंगे कि इस संधि की क्या खास बात है। तो कहा गया कि शिवाजी और कछवाहा राजा जय सिंह के बीच 22 जून 1665 को जो संधि हुई उसे ही इतिहास में हम पुरंदर की संधि के नाम से जानते हैं या कहते हैं। ठीक है, उस समय जब संधि हो रही थी तो वहां पर एक यात्री मौजूद था। कभी कभी पूछता है कि पुरंदर की जब संधि हो रही थी उस समय कौन सा एक यात्री मौजूद था? नाम था मनुची। याद रखिएगा, वहां पर एक मनुची यात्री है, ये ट्रेवलर है जिसने भारत की यात्रा की थी। हम जानते हैं कि भारत में विदेश से आने वाले यात्रियों का क्रम हमेशा से रहा है। तो और मनुची की लिखी हुई एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है एस्तेरियो द मोगरा। ठीक,
मुगलों पे लिखी गई है और बड़ा हास्यास्पद लिखा गया है। मनुची खुद में बड़ा अलग तरीके का करेक्टर है, ठीक। औरंगजेब जब उत्तराधिकार का युद्ध लड़ रहा था तो पहले ये दारा सिकोह के साथ घूम रहा था, लेकिन देखा कि जैसे ही दारा सिकोह पकड़ लिया जाएगा और उसे अब मारा जाएगा तो उसने तुरंत अपना पलड़ा बदल दिया और एक सैन्य वेशभूषा से एक चिकित्सक के रूप में कन्वर्ट हो गया, ठीक। मनुची ने एक किताब लिखा था, उसका नाम है द एस्टोरियो ऑफ मोगरा। इसकी लिखी हुई किताब है और बड़ी हास्यास्पद किताब है, ठीक है। हंसी आएगा आपको पढ़कर, जो मुगलों का जिस तरीके से उसने वर्णन किया है। एस्टेरियो द मोगरा किसकी? मनुची की। तो मनुची पुरंदर की संधि का उस समय साक्षी था। अब पुरंदर की जो संधि शिवाजी और जयसिंह के मध्य हुई, उसमें संधि की पहली शर्त ही यह रखी गई कि शिवाजी अपने 35 किलो में से 23 किला मुगलों को दे देगा, ठीक। क्या पहली शर्त? 35 किलो में से 23 किला मुगलों को देना होगा, मुगलों को देना होगा, ये पहली शर्त रखी गई, ठीक। दूसरी शर्त जो महत्वपूर्ण थी यह थी कि शिवाजी मुगलों की तरफ से युद्ध करेंगे व उनकी सेवा करेंगे, ठीक। दूसरी शर्त, शिवाजी मुगलों की तरफ से युद्ध करेंगे, मुगलों की तरफ से युद्ध करेंगे तथा मुगलों की सेवा में रहेंगे, मुगलों की सेवा में रहेंगे, सेवा में रहेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक। दूसरी शर्त, पहली शर्त 35 किला में से 23 किला मुगलों को दे देंगे। दूसरी, शिवाजी मुगलों की तरफ से युद्ध करेंगे और मुगलों की सेवा में रहेंगे। शिवाजी की साथ जो पुरंदर की संधि राजा जयसिंह ने की थी उसमें 3 शर्त है। 2 शर्त तो हम जान गए, एक शर्त बाकी है। अंतिम शर्त क्या है? शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसब दिया जाएगा, ये तीसरी शर्त थी। क्या तीसरी शर्त? शिवाजी के पुत्र संभाजी को, शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसब दिया जाएगा, ठीक है। सूरत की लूट और उसके बाद जयसिंह को दक्षिण का औरंगजेब के द्वारा सूबेदार बना देना, और दक्षिण में जब जयसिंह आता है तो हम पाते हैं कि उसने शिवाजी को विवश कर दिया कि वो पुरंदर की संधि करें। 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि, जिसमें 3 शर्तें, 35 किला में से 23 किला शिवाजी मुगलों को देंगे, पहली शर्त। दूसरी शर्त, शिवाजी मुगलों की तरफ से युद्ध करेंगे और मुगलों की सेवा में रहेंगे। तीसरी शर्त, शिवाजी का पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसब प्रदान किया गया, ठीक, और 5000 का मनसब दिया जाएगा, ऐसा शर्त था, ठीक। अब होता क्या है? हुआ ये कि शिवाजी 12 मई 1666 ईस्वी को आगरा दरबार में पहुंच गए, ठीक। कब? 12 मई 1666, 12 मई 1666, 1666, ध्यान रखिएगा, ठीक। मुगल दरबार में आगरा पहुंच गए। राजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह, राजा जयसिंह का पुत्र है राम सिंह, उसको यह जिम्मेवारी दी गई कि शिवाजी की सुरक्षा की गारंटी वो लेगा, ठीक। चूंकि 2 बड़े शक्तियों के मध्य यह समझौता हुआ था और औरंगजेब एक महज वहां पे मुगल बादशाह के रूप में सिर्फ खड़ा था और उपस्थित होना था कहां? औरंगजेब के पास। शिवाजी को ऐसा डर था
कि औरंगजेब अपने किसी सिपा सालार के माध्यम से उनकी हत्या करा सकता है। इसलिए राजा जय सिंह ने वचनबद्धता शिवाजी के प्रति दिखाई और कहा कि मेरा पुत्र राम सिंह आपकी सुरक्षा की गारंटी लेगा। सवाल यहां से बनता है कि आगरा दरबार में जब शिवाजी उपस्थित हो रहे थे तो किस व्यक्ति ने उनकी सुरक्षा की गारंटी ली थी? हम पुरंदर की संधि जयसिंह से मानते हैं, इसलिए ऑप्शन में जयसिंह दिखता है, हम मार देते हैं, जो कि गलत है। जयसिंह ने नहीं ली थी, बल्कि जयसिंह के पुत्र राम सिंह ने सुरक्षा की गारंटी ली थी। ठीक, दरबार में उनको शिवाजी जब पहुंचे, उन्हें जो 5,000 के मनसबदार थे उन्हीं की लाइन में शिवाजी को खड़ा कर दिया गया। शिवाजी ने इसे अपना भारी अपमान समझा कि 5,000 के मनसबदारों के मध्य खड़ा कर दिया गया। शिवाजी इससे नाराज हो गए। परिणाम स्वरूप शिवाजी को जयपुर महल में बंदी बना लिया गया। ठीक, लेकिन हर घटना के पीछे एक चीज चलता है। जब शिवाजी को बंदी बनाया गया तो जयपुर महल में रखा गया। ध्यान रखिएगा, यह भी पूछता है। और उसी समय एक इतिहासकारों का वृतांत मिलता है कि शिवाजी का एक व्यक्ति हमशक्ल था, उसका नाम था हीरोजी फरजंद। ठीक, आपने कभी 5वीं 6वीं की कक्षा में एक कहानी पढ़ा होगा कि शिवाजी कैसे जयपुर महल के जो कारावास है वहां से क्या करते हैं, लड्डुओं की टोकरी में बैठकर वो सकुशल वापस भाग जाते हैं दक्षिण की तरफ। ठीक, और यानी कि अपने राज्य की तरफ, और उनकी अपनी जगह एक व्यक्ति को लेटा देते हैं। वह व्यक्ति शिवाजी का हमशक्ल है और उसका नाम था हीरोजी फरजंद। यानी कि शिवाजी ने अपने हमशक्ल हीरोजी फरजंद को अपनी जगह लिटा दिया और शिवाजी ये बहाना करके बैठे थे कि मैं बहुत बीमार हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, तो लेटे हुए थे उसी जगह पर हिरोजी फरजंद को लेटा दिया और खुद लड्डुओं की टोकरी में, जिसे कहते हैं मिठाई की टोकरी में बैठे और छुपकर धीरे से जयपुर महल से बाहर निकल गए। 18 अगस्त 1666 ईस्वी को शिवाजी ने आगरा से पलायन किया और 12 सितंबर 1666 को रायगढ़ वापस आ गए। लेकिन मजे की बात यह है कि शिवाजी ने जो रास्ता वहां से निकलने का अख्तियार किया वो अपने आप में बड़ा ही चिंताजनक था। ठीक, चूंकि औरंगजेब का काल था और औरंगजेब के काल में हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी। ठीक, देखिए पूर्ण रूपेण राजनीतिक परिदृश्य को यह चीज कहीं ना कहीं इंगित करता हुआ दिखाई देगा। ठीक, राजनीतिक परिदृश्य क्या, जरा इसे हटाते हैं और उस पर आ जाते हैं। ठीक है, देखिए जब भी हम भारत का मैप देखते हैं हम पाते हैं कि आगरा की स्थिति कुछ यहां होगी। शिवाजी चाहते तो ये राजस्थान गुजरात का एरिया पकड़ते महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाते, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने उड़ीसा कटक होते हुए ये रास्ता चुना। क्यों? क्योंकि शिवाजी को मालूम था कि बहुत सारे जो राजपूत हैं वो औरंगजेब के वफादार हैं और कभी भी गुजरात राजस्थान का क्षेत्र अगर एरिया चुनते तो शिवाजी मारे जाते। ठीक, क्योंकि शिवाजी पर वहां हमला हो सकता था, इसीलिए शिवाजी ने पूर्वी किनारे का रास्ता पकड़ा, पश्चिम का रास्ता ना पकड़ के पूरब का रास्ता यानी कि उड़ीसा छत्तीसगढ़ कर्नाटका होते हुए एक ऐसे महाराष्ट्र की तरफ प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि उड़ीसा छत्तीसगढ़ और एमपी का रास्ता पकड़ के महाराष्ट्र में प्रवेश करते हैं। ठीक, यहां पे ये चीज दिखाई पड़ती है। दूसरी चीज, अब जब हम इससे आगे निकलते हैं तो हमें कुछ चीजें और समझ में आने लगती हैं। क्या? कब रायगढ़ पहुंचे? चूंकि उनकी राजधानी थी रायगढ़, तो रायगढ़ कब पहुंचे? तो 18 अगस्त 1666 को शिवाजी रायगढ़ पहुंचे। रायगढ़ पहुंचे। ठीक है, दूसरी चीज, दक्षिण के सूबेदार मुअज्जम के माध्यम से 1668 ईस्वी में शिवाजी ने औरंगजेब से संधि का एक प्रस्ताव भेजा। ठीक, औरंगजेब इस संधि के लिए तैयार हो गया, बोला नहीं मैं तैयार हूं, संधि करूंगा।
इसी समय उसने शिवाजी को राजा की उपाधि दी, यानी कि मुअज्जम के माध्यम से, यानी कि दक्षिण का सूबेदार उस समय कौन था? मुअज्जम। और मुअज्जम के माध्यम से 1668 में शिवाजी ने औरंगजेब से जो संधि प्रस्ताव किया था वो उसे मान लिया गया और औरंगजेब ने 1668 में बकायदा शिवाजी को राजा मान लिया तथा राजा की उपाधि दी। तथा इसके अलावा हम पाते हैं कि बीजापुर और गोलकुंडा से चौथ वसूल करने का अधिकार भी दिया। यानी 1668 में शिवाजी को औरंगजेब ने राजा मान लिया तथा यहां से दो जगह, एक नहीं बल्कि दो जगह, गोलकुंडा और बीजापुर, कौन कौन? गोलकुंडा और बीजापुर, अधिकार दिया। ठीक है कि गोलकुंडा और बीजापुर से आप क्या कर सकते हैं? चौथ वसूल सकते हैं। अभी डिटेल में आएंगे तो बताएंगे कि चौथ क्या है, सरदेश मुखी क्या है, उनके जब कर व्यवस्था को पढ़ेंगे। चौथ यानी कि उपज का 1/4 हिस्सा, 1/4, और सरदेश मुखी 1/10। ठीक है, चौथ कहां से वसूला जाता था, सरदेश मुखी कहां से वसूली जाती थी, ये सारी बात करेंगे। ठीक है, अब शिवाजी के पुत्र संभाजी को यहीं पर एक काम और किया गया कि बरार का मनसब प्रदान किया गया, यानी शिवाजी के पुत्र संभाजी को बरार का मनसब प्रदान किया गया। ठीक है, शिवाजी के पुत्र संभाजी को बरार का मनसब भी दिया गया। और यह जो संधि हुई थी 1668 में, ये किसके मार्फत हुई थी? तो औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के मार्फत शिवाजी और औरंगजेब के मध्य हुई थी। ठीक, अब इसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सूरत की प्रथम लूट के बाद ये सारी घटनाएं हुई थी। अब हमें समझना होगा सूरत की दूसरी लूट के बारे में। पुरंदर की संधि हो गई, अब सूरत की दूसरी लूट क्या थी? ठीक, सूरत को दूसरी बार पुनः शिवाजी ने लूटा। ठीक, इस बार 1 करोड़ रुपए का लाभ तो नहीं हुआ, लेकिन लगभग 66 लाख रुपए का, 66 लाख रुपए का लाभ हुआ। लेकिन यहां पर एक चीज और घटित हुई। क्या? इसमें सोने की एक पालकी शिवाजी के हाथ लग गई। वो सोने की पालकी जो थी वो किसी ने औरंगजेब को भेंट देने के लिए बनवाई थी, शिवाजी उसको भी उठा ले गए। ठीक, उठा लिया। ठीक है, ये रही दूसरी लूट। अब उसके बाद एक युद्ध होता है, वाणी डिंडोरी का युद्ध। अब इतनी बड़ी घटना, इस युद्ध का जो वास्तविक स्थान है उसे हम कहते हैं कंचन मंचन का दर्रा। ये जो वाणी डंडोरी का युद्ध हुआ, ये कंचन मंचन दर्रा के पास हुआ। ठीक है, यहां से एक दूसरा अध्याय शुरू हो गया वाणी डंडोरी के युद्ध से। ठीक, सूरत से
लूट कर वापस आते समय हम पाते हैं कि शिवाजी का मुगल सेना से सामना हुआ। जब सूरत की दूसरी लूट कर रहे थे तो वापस लौटते समय उनका सामना मुगल सेना से हुआ। मुगल सेना का नेतृत्व उस समय दाऊद खां कर रहा था और दाऊद खां का सहयोग इखलास खां कर रहा था। यानी दाऊद खां और इखलास खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने शिवाजी को रोकना चाहा। इस युद्ध में शिवाजी लूट के माल के साथ अपने आप को सुरक्षित करने में सफल रहे, यानी कि अपनी जगह पे सुरक्षित पहुंचने में शिवाजी सफल रहे। फिर शिवाजी ने 1671 ईस्वी में सलहेर, एक जगह है सलहेर का दुर्ग, उसकी विजय की और यहां का एक किलेदार था जिसका नाम था फतेह उल्ला खां, उसको शिवाजी ने पराजित किया। बुंदेलखंड से छत्रसाल, जो तो कहते छत्रसाल बुंदेला, तो छत्रसाल बुंदेला शिवाजी से मिलने रायगढ़ गया इसी समय और शिवाजी ने 1673 ईस्वी में पनहाला दुर्ग की भी विजय की। यहां का किलेदार जो था उसका नाम था बाबू खां। यानी कि इस युद्ध के बाद, वाणी ढंढोरी के बाद, यानी कि लिख लेंगे कि शिवाजी सूरत की जब दूसरी लूट करके जा रहे थे तभी मुगल सेना से उनका सामना हुआ। मुगल सेना का उस समय नेतृत्व जो कर रहा था वो तो दाऊद खां और दूसरा इखलास खां। ठीक, तो यहां लिखेंगे इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व दाऊद खां तथा इखलाक खां शिवाजी इनसे सफलतापूर्वक उलझे और उनको उलझा के निकल गए, यानी कि जो लूट का माल था उसको सकुशल वापस ले जाने में सफल रहे। उसके बाद हम कहते हैं कि 1671 में सलहेर का दुर्ग जीता। कब? 1671 में सलहेर का दुर्ग। देखिए दुर्ग मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूं कि कब कौन जीता है ताकि आपको ध्यान रहे, क्योंकि कई बार यूपीएससी या पीसीएस सीधा पूछता है कि किस दुर्ग को कब जीता है शिवाजी ने। ठीक, फिर जब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि सलहेर दुर्ग तक ही मामला सीमित नहीं है, बल्कि हम पा रहे हैं कि शिवाजी ने 1673 में एक और कार्य किया था। उन्होंने पनहाला दुर्ग को जीत लिया था। किसको? 1673 में पनहाला, पनहाला दुर्ग को जीता। ठीक, अब यहां पर एक चीज और आ जाती है कि जिस सलहेर दुर्ग को जीता वहां का किलेदार कौन था, तो हम कहते हैं फतेह उल्ला खां। कौन था? फतेह उल्ला खां। ये औरंगजेब का सिपा सालार था फतेह उल्ला खां। ठीक है, फतेह उल्ला खां है। ठीक, और दूसरा यार ठीक से बना लेंगे, फतेह उल्ला खां। ठीक है, फिर दूसरा जो है यानी कि पनहाला दुर्ग। तो पनहाला दुर्ग को जब जीता उस समय या उस पनहाला दुर्ग का जो किलेदार था वह व्यक्ति कौन था, यह भी सवाल हो सकता है कि पनहाला दुर्ग आखिर किसके नेतृत्व में रखा गया था। तो हम जानते हैं उसका नाम था बाबू खां। बाबू खां, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मुगल सिपे सालार है और यह वर्ष है जहां पर शिवाजी ने इन दुर्गों को जीत लिया, अपने अंडर में कर लिया। अब सवाल उठता है कि ये सारे कार्य शिवाजी ने, हम पाते हैं कि तब किया था जब उन्होंने अपना राज्याभिषेक अभी नहीं किया था। हम जानते हैं कि औरंगजेब ने 1668 में ही उन्हें राजा की उपाधि दी और राजा मान लिया था। ठीक, लेकिन शिवाजी का अभी राज्याभिषेक नहीं हुआ था। ठीक, 1674 यानी कि 6 जून 1674 को शिवाजी का राज्याभिषेक होता है और राज्याभिषेक में भी बड़ी ही अलग तरीके की घटना। ठीक,
यहां से उठाते हैं और शिवाजी का राज्याभिषेक पहले देख लेते हैं कि राज्याभिषेक हुआ तो कैसे हुआ। तो कहते हैं शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में कहां किया गया, तो रायगढ़ में हुआ। कहां हुआ, 1674 में रायगढ़ में हुआ। रायगढ़ में हुआ, ठीक है। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक कहां होता है, रायगढ़ में होता है। दूसरी चीज, अपना राज्याभिषेक कराने के लिए शिवाजी ने प्रथम बार में काशी के एक प्रसिद्ध विद्वान थे जिनका नाम था विशेश्वर भट्ट, ठीक। इन्हीं को गंगा भट्ट भी कहकर बुलाया गया, यानी कि काशी के एक विद्वान विशेश्वर भट्ट या गंगा भट्ट, ठीक है। विशेश्वर भट्ट या गंगा भट्ट, इसी के नेतृत्व में पहली बार हम पाते हैं कि शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। विशेश्वर भट्ट की एक खास बात थी, ये बहुत प्रख्यात विद्वान थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, कायस्थ धर्म प्रतीप। क्या लिखा था, इनकी लिखी एक पुस्तक है और उसका नाम है कायस्थ धर्म प्रतीप, ठीक है। इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। शिवाजी के राज्याभिषेक का एक बेहतरीन वर्णन सर जदुनाथ सरकार ने किया और कहते हैं कि शिवाजी का राज्याभिषेक 11,000 ब्राह्मण अपने परिवार के साथ, लगभग जिनकी संख्या 50,000 थी, 11,000 ब्राह्मण परिवार था और टोटल संख्या कितनी थी 11,000 ब्राह्मणों के परिवार की, तो लगभग संख्या हो गया 50,000। तो 50,000 की संख्या में पहुंचे और 4 महीने तक शिवाजी का आतिथ्य स्वीकार किया और पहले यज्ञोपवीत किया गया शिवाजी का, यानी उपनयन संस्कार किया गया, फिर शिवाजी का तुलादान किया गया और पुनर्विवाह भी शिवाजी का किया गया। और इस अवसर पर हम देखते हैं कि एक अंग्रेज अधिकारी भी उपस्थित था जिसका नाम था सर जॉर्ज अक्साइडन, यानी अक्साइडन या हेनरी अक्साइडन, क्षमा करिएगा, उसका नाम है हेनरी अक्साइडन, वहां पर उपस्थित था। डच रिकॉर्ड के अनुसार शिवाजी का वजन या जो तुलादान हुआ उस समय उनका वजन 160 पाउंड था, लगभग 70 केजी 72 ग्राम, 70 केजी 72 ग्राम के शिवाजी थे। वहीं अंग्रेजी रिकॉर्ड के अनुसार शिवाजी का तुलादान में जो वजन था वो 150 पाउंड था, लगभग 68 केजी। तथा वहां पर यह भी पता लगता है कि इनकी दूसरी पत्नी जो है जिनका नाम है श्वेराबाई, श्वेराबाई के साथ इस अवसर पर पुनः विवाह किया गया था। किसका, श्वेराबाई। यानी कि शिवाजी की अगर कुल पत्नियों का हम आलेख लें तो हम पाते हैं कि इनकी लगभग 7 पत्नियों का उल्लेख मिलता है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब 7 पत्नियां कौन कौन है उनके बारे में हम जानेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि राज्याभिषेक के अवसर पर कौन सी पत्नी मौजूद थी, उसका नाम है श्वेराबाई, ठीक है। शिवाजी के राज्याभिषेक के अवसर पर उपस्थित थे। कौन, श्वेराबाई उपस्थित थी, ठीक। कभी पूछ ले कि कौन सी पत्नी उपस्थित थी। वैसे ही एक डच अधिकारी है जो जिसका नाम है हेनरी अक्साइडन, डच अधिकारी हेनरी अक्साइडन भी
इस अवसर पर उपस्थित था। उपस्थित था कौन? हेनरी ऑक्साइडन। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं तो कुछ चीजें हमें और मिलती हैं। कहते हैं ये जो सोयराबाई थी, इन्हीं के साथ शिवाजी का पुनर्विवाह किया गया था। शिवाजी ने इनको राजमहिषी भी घोषित किया था। क्या घोषित किया था? राजमहिषी, यानी कि राज्य की महारानी। ठीक है, किसको? सोयराबाई को उसने, शिवाजी ने क्या किया? राजमहिषी के रूप में मान्यता दी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, अब हम पाते हैं कि शिवाजी ने राज्याभिषेक के अवसर पर एक नया संवत भी चलवाया, सोने और तांबे के सिक्के भी जारी किए, और इन सिक्कों पर लिखा हुआ था श्री शिवा छत्रपति। क्या लिखा हुआ था? श्री शिवा छत्रपति। यानी एक संवत की शुरुआत पहले लिखेंगे, शिवाजी ने राज्याभिषेक के अवसर पर संवत की शुरुआत की। संवत की शुरुआत की। ठीक है, फिर जब संवत की शुरुआत किया, इसके अलावा हम कुछ नई चीजें और पाते हैं। क्या पाते हैं? तो हमें पता ये लगता है कि इन सिक्कों पर कुछ सिक्के भी चलाए गए। सिक्के कैसे हैं? तो हमने कहा सिक्के सोने और तांबे के सिक्के जारी किए गए। सोने तथा तांबे के सिक्के जारी किए गए। अब सोने और तांबे के सिक्के जारी किए गए और सिक्के पर एक विशिष्ट नाम अंकित किया गया, श्री शिवा छत्रपति, तथा सिक्कों पर श्री शिवा छत्रपति लिखा गया। छत्रपति लिखा गया। ठीक है, कभी पूछ ले कि उनके सिक्कों पर क्या लिखा गया है। संवत की शुरुआत कराई थी तो हाँ कराई थी। सिक्के किस धातु के थे? तो सोने के और तांबे के, दोनों के थे, और सिक्कों पर लिखा हुआ है श्री शिवा छत्रपति। ये आपसे पूछा जा सकता है कभी भी एग्जामिनेशन में। ठीक, अब 17 जून 1674 ईस्वी को, पहले तो हम पा रहे हैं कि 6 जून 1674 को क्या होता है? शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। लेकिन 16 जून 17 जून, मतलब ये मान के चलिए 11 दिन बाद, राज्याभिषेक के 11 दिन बाद इनकी माता, शिवाजी की जो मां है जीजाबाई, उनका देहावसान हो गया। ये बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई एक। यानी कि 17 जून 1674 को इनकी माता जीजाबाई का देहावसान। 17 जून 1774 को शिवाजी की माता जीजाबाई का देहावसान हो गया। अब जब देहावसान हो गया तो सब में खलबली ये मच गई कि जो राज्याभिषेक किया गया है उसमें कुछ न कुछ त्रुटि हुई है। तभी इनकी मां चल बसी। शिवाजी को अपनी मां से बहुत प्रेम था। ठीक, शिवाजी जितना अपने पिता के नजदीक दिखाई देते हैं, उससे कहीं ज्यादा नजदीक वो अपनी मां के थे। कारण ये था कि शिवाजी ने हमेशा अपने मां के कर्तव्यों का पालन किया। ठीक है, और इस क्रम में हम पाएंगे कि शिवाजी चूंकि बहुत दुखी हुए, और परिणाम स्वरूप शिवाजी का निश्चय किया गया कि यह जो राज्याभिषेक था वो ठीक नहीं था। अब दूसरी बार उनका राज्याभिषेक होगा, यानी कि शिवाजी का दूसरा राज्याभिषेक 14 सितंबर 1674 को किया गया। कब? 14 सितंबर 1674 को दूसरा राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक किया गया।
अब यह जो राज्याभिषेक है, पहला जो विधि था ये वैदिक विधि से राज्याभिषेक था, जिस राज्याभिषेक को हमने कहा था कि काशी के एक विद्वान विशेश्वर भट्ट या गंगा भट्ट ने किया। यह वैदिक विधि से राज्याभिषेक किया गया था और कहा गया कि वैदिक विधि से किया गया राज्याभिषेक शिवाजी के लिए प्रतिफल देने वाला नहीं था। अतः 14 सितंबर 1674 को दूसरा राज्याभिषेक किया गया और यह तांत्रिक विधि से किया गया राज्याभिषेक था। किस विधि से? तांत्रिक विधि, तांत्रिक विधि से। और किया किसने? जिस व्यक्ति ने इस राज्याभिषेक को किया, कहते हैं वो अपने समय के बेहतरीन तांत्रिकों में से एक था। कहते हैं उसका नाम है निश्चलपुरी गोसाई। क्या नाम था? निश्चलपुरी गोसाई। ठीक, निश्चलपुरी गोसाई, ठीक है, इसके द्वारा किया गया। अब आपके पास दोनों ही चीजें हैं। ठीक, पहली बार राज्याभिषेक विशेश्वर भट्ट या गंगा भट्ट के नेतृत्व में। गंगा भट्ट ने एक किताब लिखा कायस्थ धर्म प्रतीप। ठीक, फिर इस अवसर पर, राज्याभिषेक के अवसर पर, एक डच अधिकारी भी है जिसका नाम है हेनरी अक्साइडन। ठीक है, फिर शिवाजी के राज्याभिषेक पर हमने कहा कि एक संवत की शुरुआत की गई। ठीक, फिर हमने कहा कि शिवाजी ने 2 धातु के सिक्के चलाए, सोने और तांबे के, और सिक्कों पर लिखा हुआ था श्री शिवा छत्रपति। ठीक, अब शिवाजी के राज्याभिषेक के अवसर पर जो प्रथम बार राजमहिषी के रूप में उपस्थित थी उसका नाम था श्वेराबाई। इनके कुल पत्नियों की संख्या कितनी है? 7। ध्यान रखिएगा, शिवाजी की 7 पत्नियां थी। ठीक है, शिवाजी की पहली पत्नी साईबाई, फिर उसके बाद हमने श्वेराबाई का नाम सुना। फिर जब हम पढ़ेंगे कि शिवाजी की जब मृत्यु हुई तो उस अवसर पर इनकी एक पत्नी सती हो गई थी जिनका नाम था पुतलीबाई। क्या नाम था? पुतलीबाई। ठीक, तो ध्यान रखेंगे कि शिवाजी के मृत्यु होने पर कौन शिवाजी की पत्नी थी जो मृत्यु के बाद सती हो गई, तो उसका नाम था पुतलीबाई। अभी वहां भी आएंगे। ठीक, अब यहां से ये दौर रहा उनके राज्याभिषेक का। अब इसके बाद एक और अभियान शिवाजी का, वो कौन सा अभियान था? कर्नाटक अभियान। कौन सा? कर्नाटक अभियान। इसको हटाते हैं, जरा कर्नाटक अभियान पे आते हैं। ठीक है, ये देखिए यहां लिखा गया कर्नाटक अभियान। ठीक है, कोई नहीं, कर्नाटक अभियान 1676 से 78। ठीक है, कर्नाटक अभियान। अब जब कर्नाटक अभियान की बात करते हैं तो कहते हैं यह शिवाजी का अंतिम अभियान था। अंतिम अभियान था। ठीक है, शिवाजी का क्या है? यह अंतिम अभियान है। ठीक है, वहां लिखा हो गया है कि शिवाजी का यह अंतिम अभियान था। ठीक है, अब इसमें कर्नाटक में शिवाजी ने अपना प्रवेश या अपना विजय जो श्री था वो कहां से आरंभ किया? एलबर्गा, एक जगह है एलबर्गा। एलबर्गा विजय 1677 ईस्वी में की गई और यहाँ का जो किलेदार था उसका नाम था हुसैन खां भियाड़ा। ठीक, यानी कि यहाँ के किलेदार हुसैन खां बियाड़ा था, उसको पराजित किया गया और एलबर्गा की विजय 1600 कहते हैं कि 1677 एलबर्गा की विजय, एलबर्गा की विजय। ठीक है, फिर एलबर्गा विजय के बाद हम पाएंगे कि हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि एलबर्गा विजय किया या इस दुर्ग को जीता, उस समय यहाँ का किलेदार कौन था? तो किलेदार हुसैन खां भियाड़ा। किलेदार हुसैन खां भियाड़ा ये वहां का किलेदार था। ठीक है, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीजें और हमें दिखाई पड़ती हैं। क्या झिंझी का किला
1678 में जीत लिया, यानी कि जिंजी का किला अब यहां से 1678 में जिंजी का किला जीत लिया। किला जीत लिया किसने? शिवाजी ने। यानी कर्नाटक अभियान के दौरान सबसे पहले एलवर्गा पे, फिर उसके बाद 1678 में जिंजी का किला भी शिवाजी के द्वारा क्या किया गया? जीत लिया गया। ठीक, मैं थोड़ा किनारे रहता हूं ताकि आप लोग को स्पष्ट दिखता रहे। ठीक है, दूसरी चीज, यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें कुछ और चीजें दिखाई देंगी कि भाई जो जिंजी का किला जीता उस समय जिंजी किले का किलेदार कौन था? तो उसका नाम है अब्दुल्ला हबसी। एक व्यक्ति था अब्दुल्ला हबसी, वही जिंजी किले का किलेदार था। इसको शिवाजी ने कूटनीति से पराजित किया था, बिना युद्ध लड़े उसको पराजित किया। जिंजी का जो विजय है यही शिवाजी की अंतिम विजय है। यहां लिखेंगे इसे शिवाजी ने कूटनीति से पराजित किया। कूटनीति से पराजित किया। यह शिवाजी की अंतिम विजय थी। अंतिम विजय थी। ठीक, तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये जो हबसी है, अब्दुल्ला हबसी, ये यहाँ का किलेदार है। ये भी कभी पूछा जा सकता है कि यहाँ का किलेदार कौन था? अब्दुल्ला हबसी किलेदार था। कहां का? जिंजी का। और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं मुगल प्रभुत्व को मानता होगा। ठीक है, अब यहां से शिवाजी की लास्ट विक्ट्री को हम समाप्त करते हैं। शिवाजी के जीवन के अंतिम 2 वर्ष बड़े ही दुखद थे। ठीक है, अंतिम समय में शिवाजी को काफी मानसिक यातना झेलनी पड़ी। होता क्या है कि दिसंबर 1678 में उनका पुत्र संभाजी अपनी पत्नी येसुबाई के साथ निकल भागा और दक्कन में मुगल सूबेदार दिलेर खां से जाकर मिल गया। ठीक, इस चीज से शिवाजी को गहरा आघात लगा कि मुगल सूबेदार दिलेर खां से मिल रहा है, यानी कि शत्रु से जाकर मिल जाना। ठीक, लगभग 1 वर्ष बाद वह वापस लौटा। इन सब कारणों से 1680 ईस्वी में शिवाजी बीमार पड़ गए। हम पाते हैं कि 3 अप्रैल 1680 को एकदम अत्यधिक, कहते हैं ना कि बहुत पावर वाला फीवर आ गया, 104 डिग्री 5 डिग्री। ठीक, 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी को अत्यधिक ज्वर के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इनका अंतिम संस्कार जो था, सोयराबाई से उत्पन्न एक बेटा है राजा राम, राजा राम ने इनका अंतिम संस्कार किया। सोयराबाई अभी जिसे राजमहिषी का दर्जा दिया गया था, तो सोयराबाई से उत्पन्न बेटा है, नाम था राजा राम। राजा राम ने इनका अंतिम जो संस्कार था उसे संपन्न किया और इनकी मृत्यु के समय संभाजी पनहाला का जो किला है उसी में कैद था। ठीक, शिवाजी की 7 पत्नियां हैं और हमने कहा कि एक पत्नी इनकी इनकी मृत्यु के अवसर पर सती हो गई, उसका नाम था पुतलीबाई। उनकी पत्नी थी, जो उनकी 7 पत्नियों में एकमात्र पत्नी पुतलीबाई इनके मृत्यु के बाद सती हो जाती है। नोट डाउन कहीं कर लेंगे। ठीक है, अब सीधे शिवाजी का प्रशासन पे आते हैं कि शिवाजी का प्रशासन था तो किस तरीके का था। ठीक है, इनके प्रशासन को हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कर्नाटक अभियान हम पढ़ चुके हैं। ठीक, शिवाजी का राज्याभिषेक भी देख चुके हैं। ठीक, अब उनके प्रशासन को समझने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, शिवाजी का प्रशासन। ठीक, हमने कहा कि शिवाजी का राजत्व जो था आदर्श प्राचीन हिंदू सिद्धांतों पर आधारित। पहला कि इनका राजत्व, हाँ उपाधि ध्यान रखिएगा, इनकी छत्रपति है। और राजत्व कैसा? तो पुरातन हिंदू सिद्धांतों पे आधारित।
सिद्धांतों पर आधारित था। ठीक है, पुरातन हिंदू सिद्धांतों पे क्या था, आधारित था। फिर हम पाते हैं कि भारतीय शास्त्रीय दृष्टिकोण से शिवाजी अच्छे राजा के रूप में भारतीय इतिहास में याद किए जाते हैं और अपने राज्य के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में उन्हें जाना गया, इसीलिए उनको छत्रपति भी कहकर संबोधित किया गया। राजा समस्त प्रशासन की धुरी था और समस्त प्रशासन राजा के इर्द गिर्द ही घूमा करते थे। ठीक, दूसरी चीज, राज्य के संपूर्ण अधिकार व शक्तियां राजा के हाथों में केंद्रित थी। जैसा कि हम जानते हैं कि राजा निरंकुश होता था, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही शक्तियों का अंतिम सोर्स के रूप में राजा ही था। लगभग उनके साम्राज्य की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उनका साम्राज्य दो भागों में विभक्त था। एक भाग था स्वराज, जिसको अपना राज्य कहा जाता था, और दूसरा था मुल्क ए कादिमा, जिसे पुराना प्रदेश कहकर संबोधित किया गया। क्या क्या कहा गया? स्वराज यानी अपना राज्य, मुल्क ए कादिम उसे पुराना प्रदेश कहा गया। ठीक है, अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीजें हमें और दिखने के लिए मिलती हैं। कहते हैं कि भूमि का वह अनिश्चित क्षेत्र जो वैधानिक रूप से मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था, लेकिन हम पाते हैं कि उससे भी चौथ वसूली की जाती थी। किसके द्वारा? शिवाजी के द्वारा। ठीक, पर वह शिवाजी के प्रशासन की सीमा में नहीं था। चौथ वसूल किया जाता था लेकिन शिवाजी के द्वारा। शिवाजी के स्वराज में जो क्षेत्र आता है वह है महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु। महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु। तमिलनाडु का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीजें और हमें दिखाई पड़ती हैं। क्या दिखाई पड़ती हैं? तो हम पाते हैं कि अगर इनके क्षेत्र को देखें, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये काफी बड़ा क्षेत्र हो जाता है या एक बड़े क्षेत्र की तरफ ये इशारा करता हुआ दिखाई पड़ता है। शिवाजी के स्वराज में हमने कहा यानी स्वराज यानी कि अपना राज्य, तो महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु आ गया। फिर मुल्क एक कादिम यानी कि पुराना प्रदेश की बात करते हैं तो कहते हैं कि एक व्यक्ति है, नाम है रघुनाथ पंडित हनुमंते। रघुनाथ पंडित हनुमंते के निरीक्षण में चुने हुए विशेषज्ञों द्वारा राज व्यवहार कोरा नामक एक शासकीय शब्दकोश भी शिवाजी के द्वारा तैयार किया गया। तो शिवाजी ने जो शासकीय शब्दकोश तैयार कराया था वो किसके नेतृत्व में कराया था? तो कह सकते हैं कि यह रघुनाथ पंडित हनुमंते के निरीक्षण में करवाया गया और इसे नाम दिया गया राज व्यवहार कोरा। क्या नाम दिया गया? राज व्यवहार कोरा, ताकि शासन और प्रशासन को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। ठीक, तो राज्य व्यवहार कोरा। ठीक, शासकीय शब्दावली, शासकीय शब्दावली थी। ठीक है, शासकीय शब्दावली। और यह राज्य व्यवहार कोरा जो शासकीय शब्दावली लिखकर तैयार की गई, उसका कर्ता धर्ता कौन था? तो हम कहते हैं रघुनाथ पंडित हनुमंते। कौन था? रघुनाथ पंडित हनुमंते। इन्हीं के नेतृत्व में यह तैयार कराया गया था। राज्य व्यवहार कोरा या शासकीय शब्दावली की आवश्यकता क्यों पड़ी? ताकि शासन प्रशासन को एक सुनिश्चित दिशा दी जा सके और उसे बेहतर तरीके से चलाया जा सके। ठीक है, अब इसके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या अब सीधा आ जाते हैं इनके अष्ट प्रधानों की बात कर लेते हैं। देखिए यहां भी लिखा गया है कि भूमि का वह अनिश्चित क्षेत्र जो वैधानिक रूप से मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था, लेकिन चौथ वसूल की जाती थी किसके द्वारा? शिवाजी के द्वारा। और चौथ किस एवज में? उनकी रक्षा के एवज में। अब देखिए सीधा आते हैं अष्ट प्रधान पे, पीछे की बाकी बातें हम कर चुके हैं।
ठीक है, इसलिए उसे हटा के हम सीधा आ गए अष्टप्रधान पे। देखिए, प्रशासन में शिवाजी की सहायता के लिए और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। इसे ही अष्टप्रधान कहा गया है। क्या कहा गया है? अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता था। जो भी मंत्री है अष्टप्रधान का, अपने विभाग का क्या होगा? वो प्रमुख होगा। वह शिवाजी द्वारा नियुक्त होता था। अपने कार्यों के लिए वह शिवाजी के प्रति उत्तरदायी था। ठीक, अष्टप्रधान परिषद के मंत्रियों को शिवाजी ने पृथक पृथक या कोई विशेष स्वतंत्र अधिकार नहीं दिए थे। ठीक है, ये मंत्री शिवाजी के उच्च सचिव के समान थे। ठीक है, और मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य भी नहीं थे। ठीक, जैसे राष्ट्रपति को कोई सलाह देता है तो राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए ले सकता है, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसी तरीके से ये अपने जितने भी अष्टप्रधान के सचिव थे, जो प्रमुख सचिव थे जैसे थे, इनसे सलाह तो लेते थे, लेकिन उनकी सलाह मानने के लिए कभी भी बाध्य नहीं थे। शिवाजी ने किसी भी मंत्री को अनुवांशिक या मंत्री पद को अनुवांशिक नहीं होने दिया। ये इस अष्टप्रधान की खास बात है कि कभी भी इनके पदों को अनुवांशिक नहीं होने दिया कि पहले पिताजी आए, फिर बेटा आ जाए, फिर ये आ जाए। ठीक, लेकिन हम पाते हैं कि बाद के समय में पेशवाओं का पद, जब संगोला की संधि हुई छत्रपति और पेशवा के मध्य, तो हम देखते हैं कि पेशवा जो था वो अपने पद को वंशानुगत बना चुका था। वो हम आगे बात करेंगे जब पेशवा हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो पेशवा या मुख्य प्रधान है इसका क्या कार्य है। ठीक, यहां पे आपको दिख रहा होगा कि पहला पेशवा या मुख्य प्रधान की बात की गई है। तो ये पेशवा या मुख्य प्रधान है कौन? देखिए, इसका कार्य था संपूर्ण राज्य की शासन की देखरेख। साथ ही यह राजा की अनुपस्थिति में राजा के दायित्वों को भी निर्वहित करता था या उसका निर्वहन करता हुआ देखा जा सकता है। सभी सरकारी दस्तावेजों पर राजा के बाद पेशवा की मुहर लगती है। ठीक, यानी कि पेशवा का हस्ताक्षर आवश्यक था। तो कह सकते हैं इसका कार्य संपूर्ण राज्य की देखभाल। इसकी मुहर लगती थी। राजा के अनुपस्थिति में, यानी छत्रपति के अनुपस्थिति में, ये राज्य के दायित्वों का निर्वहन भी करता हुआ देखा जा सकता है। दूसरा जो प्रमुख अधिकारी है वो है आमत्य, जिसे पंथ या मजमुआदार भी कहा गया। यह राज्य का अर्थमंत्री था। क्या था? अर्थमंत्री। अर्थमंत्री मतलब इकोनॉमिक्स वाला विभाग, जितना इकोनॉमिकल जो चीजें आ रही हैं, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ फाइनेंस मिनिस्टर टाइप का। ठीक है, ये फिनांस मिनिस्टर था। राज्य की आय और व्यय की देखभाल करना इसका मुख्य कार्य था। राजा को उससे अवगत कराना इसी का कार्य था कि राज्य में अर्थव्यवस्था किस तरीके से चल रही है। दूसरी चीज, शिवाजी के समय इस पद पर एक आमत्य हैं जिनका नाम है रामचंद्र पंत, इस पद पे आसीन थे। ठीक है, तो अर्थमंत्री इसका कार्य राज्य की आय तथा व्यय से राजा को अवगत कराना। ठीक है, अब बचा मंत्री या वाकिया नवीस कि मंत्री या वाकिया नवीस क्या होता है। देखिए, यह दरबारी लेखक था, यानी राजा के दैनिक कार्यों को लेखबद्ध करना ही हम पाते हैं कि मंत्री या वाकिया नवीस का मुख्य कार्य था। दूसरी चीज, राजा की सुरक्षा की व्यवस्था करना तथा गुप्तचर और सूचना विभाग के कार्यों की देखभाल करना। तो कह सकते हैं कि
पहली चीज, दरबारी लेखक के रूप में, दरबारी लेखक के रूप में। साथ ही हम कह सकते हैं कि गुप्तचर और सूचना विभाग का प्रमुख, गुप्तचर तथा सूचना विभाग का प्रमुख था। ठीक है, कौन? मंत्री या वाकिया नवीस। साथ ही हमने यह भी कहा कि राजा की सुरक्षा की व्यवस्था भी इसी के अंतर्गत थी, वाकिया नवीस या मंत्री के अंतर्गत ही थी कि राजा की सुरक्षा कैसे हो। उसको भी आप नोट कर लीजिएगा कि राजा की सुरक्षा का दायित्व भी वाकिया नवीस के हाथों में थी। अब सुमंत या दबीर, यह राज्य का विदेश मंत्री है, फॉरेन मिनिस्टर, राज्य का विदेश मंत्री। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर, इसमें हमें ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, राज्य का विदेश मंत्री। ठीक, अब सचिव और भुरनवीस, इसको गलत लिखा गया है, सुरुनवीस होता है। क्या होता है? सुरुनवीस। ठीक है, या चटनीस। ठीक है, सुरुनवीस या चटनीस। देखिए, सचिव, सुरुनवीस या चटनीस का क्या कार्य था? यह पत्राचार विभाग से संबंधित था। किससे? पत्राचार विभाग से संबंधित। अब पत्राचार विभाग से संबंधित था तो एक आदेश को दूसरे राज्य में ले जाना, दूसरे राज्य के आदेश को अपने राजा तक पहुंचवाना, इसका मुख्य कार्य था। दूसरी चीज, सरकारी जो दस्तावेज होते थे उसको भी तैयार करने का कार्य यही करता था, और यह राज्य के सचिवालय का प्रभारी अधिकारी था। ठीक, राज्य सचिवालय, प्रभारी अधिकारी। ठीक, फिर इसके अलावा हमने कहा कि इसके अलावा भी इसका कार्य है, तो कहते हैं कि यह सरकारी दस्तावेजों को तैयार कराता था, सरकारी दस्तावेजों को तैयार कराना। ठीक है, सेनापति या सरे नौबत, ये नाम से ही प्रतीत हो रहा है, सेनापति या सरे नौबत, ये कौन है भाई? तो कह रहे हैं कि यह सेना में भर्ती करना, संगठन, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करना, इसका प्रमुख कार्य था। सेना में भर्ती करना, संगठन। ठीक है, किसका संगठन? आर्मी का संगठन, यानी सेना का संगठन, इसका प्रमुख कार्य था, और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति। पूर्ति। फिर न्यायाधीश, एक छठवां प्रमुख अधिकारी के रूप में, सातवां प्रमुख अधिकारी के रूप में न्यायाधीश मिलता है। कि भाई न्यायाधीश कौन है? तो कहते हैं यह राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश था। मुख्य न्यायाधीश। अब यहां से कोई अपील खारिज होगी तभी वो राजा तक जाएगी, यानी यह एक ऐसा न्यायाधीश था जो राज्य का सर्वोच्च था, लेकिन राजा न्यायपालिका शक्ति का भी अंतिम स्रोत है, यानी न्यायाधीश के ऊपर अगर कोई मामला जाता है तो उसे कौन देखता था? स्वयं छत्रपति यानी शिवाजी के पास जाता था। तो राजा के बाद एक मुख्य न्यायाधीश, और इसे अधिकार दिया गया क्या? दीवानी और फौजदारी मुकदमों का हिंदू कानून के आधार पर न्याय करना। दीवानी तथा फौजदारी मुकदमों का न्याय करना। ठीक है, अब
एक आता है पंडित राव या सद्र, ये कौन है? और ये मुकदमों का जो न्याय होगा वो किस पे होगा? हिंदू कानून के अनुसार। ध्यान रखिएगा, यहां जरूर मेंशन करिएगा, हिंदू कानून के आधार पर, ठीक है? क्योंकि शिवाजी जो थे वो हिंदू पदशाही भावना से उत्प्रोत थे, ठीक है? अब पंडित राव या सद्र की बात करें, या सद्र की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, पंडित राव या सद्र, इनका कार्य क्या था? धार्मिक मामलों में यह राजा का मुख्य सलाहकार है। राजा का मुख्य सलाहकार, ठीक है? राजा इसी के मार्फत से लोगों में दान वितरित करने का कार्य करता था, या राजा कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है तो वहां पे पंडित राव उपस्थित रहता था और उस धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न कराने का दायित्व पंडित राव या सद्र को दिया गया था, ठीक? साथ ही हम पाते हैं कि कोई धार्मिक कार्य को निश्चित करना है या प्रजा के नैतिक चरित्र को सुधारना भी इसके एक दायित्व में था। किसके? पंडित राव के। अब देखिए, इतनी सारी चीजों को हम समझ गए, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना होगा कि सेनापति के अतिरिक्त एक जो यहां पे सेनापति दिया गया है, इसके अतिरिक्त जितने भी मंत्री थे वो सभी ब्राह्मण थे शिवाजी के अष्ट परिषद में, ठीक? एक होता था, क्षत्रिय था, ठीक? बाकी जितने भी थे, चाहे वो पेशवा हो, अमात्य हो, मंत्री हो, सुमंत हो, सचिव हो, न्यायाधीश हो या पंडित राव हो, ये सभी ब्राह्मण थे। और एक खास बात और, इसमें न्यायाधीश और पंडित राव ये दो ही थे जिन्हें सैन्य अभियान पे नहीं भेजा जाता था। बाकी जो बचे हुए 6 हैं, यानी कि पेशवा से लेके सेनापति तक, ये सभी आर्मी के कार्यों का वहन किया करते थे, या आर्मी की जब जरूरत पड़ती थी, आवश्यकता जब सैन्य अभियान की पड़ती थी, इनको भी जाना पड़ता था। बस 2 व्यक्ति, न्यायाधीश और पंडित राव को सैन्य अभियान करने की छूट नहीं थी। इन्हें रखा गया था सिर्फ और सिर्फ सिविल कार्यों के लिए, ठीक है? ध्यान रखिएगा इसका। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ एक चीजें और मिलेंगी, जैसे विभागीय जो दायित्व है उनका निर्वहन। जैसे हम पाते हैं दीवान, दीवान किसको कहा गया? तो सचिव को दीवान कहा गया। साथ ही मजमुआदार, तो मजमुआदार किसको कहा गया? तो हम पाते हैं कि लेखा परीक्षक या लेखाकार को मजमुआदार कहकर संबोधित किया गया। उसी तरीके से एक शब्द मिलता है फड़नीस, कि फड़नीस का तात्पर्य मराठा साम्राज्य में किससे है? तो उपलेखा निरीक्षक को फड़नीस कहकर संबोधित किया गया है। दूसरा सबेनीस या दफ्तरदार, ये किसको कहा गया? तो कार्यालय का प्रभारी जो था उसी को सबनीस या दफ्तरदार कहकर संबोधित किया गया। उसी तरीके से कारखानिस, कारखानिस का क्या तात्पर्य है? तो कहते हैं जो रसद का अधिकारी था उसको ही कारखानिस कहकर संबोधित किया गया। चिटनीस, चिटनीस यानी कि पत्राचार लिपिक को चिटनीस की संज्ञा दी गई। उसी तरीके से जमादार, खजांची को जमादार कहकर संबोधित किया गया। उसी तरीके से पेटनीस, तो पेटनीस यानी रोकड़िया को पेटनीस कहकर संबोधित किया गया। नेक्स्ट क्लास में हम शिवाजी के प्रांतीय प्रशासन को समझेंगे, साथ ही उनके उत्तराधिकारियों को भी हम समाप्त करेंगे। आज की कक्षा यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है? क्योंकि फैक्ट बहुत ज्यादा आ चुके हैं और इन्हें समझना आपको ऑब्जर्व करना भी है, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू।